मंचासीन भारत सरकार की मंत्री बहन स्मृति जी, देश के सुविख्यात पत्रकार और मेरे मित्र श्री रजत जी, संघ के माननीय सह सरकार्यवाह और मेरे साथी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आज के इस पुस्तक के लेखक और वर्षों से मेरे मित्र श्री सुधांशु मित्तल जी, पुस्तक के प्रकाशक माननीय श्री नरेंद्र कुमार जी और ऑडियंस में बैठे हुए सभी सज्जन वृंद, विशेष रूप से सुधांशु मित्तल जी की श्रीमती जी आए हैं, भाभी जी को विशेष रूप से मैं उल्लेख भी करूंगा। सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम पायलट अभिनंदन के संदर्भ में जो रजत जी ने जिन भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया, उससे ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके दिल की बात आपने कही है। फिर से एक बार मैं देश की भावनाओं को इस सभागार में फिर से व्यक्त करूंगा। हम सब के साथ है और शीघ्र ही इस धरती पर, भारत की धरती पर वो लौट कर आए हैं, आए भी होंगे अब तक। देश में एक माहौल है, स्वाभाविक है, देश जब संकट में होता है तो देशभक्ति उजागर होती है, तो उस माहौल का हम सब अनुभव कर रहे हैं। मित्रों, इससे पूर्व दो ऐसे वक्ताओं ने विचार रखे हैं, बहुत संक्षेप में उन्होंने रख दिया, इसलिए मुझे संकोच है कि मैं उन्होंने जो समय सीमा तय की उससे ज़्यादा मैं ना बोलूं। और मैं आई एम नॉट ए स्पीकर, आई एम नॉट ए नरेटर, आई एम नॉट ए स्कॉलर लाइक कृष्ण गोपाल जी। तो मैं, जैसे सुधांशु जी ने कहा, संघ का एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता को बोलना कम पड़ता है, करना ज्यादा पड़ता है। सुधांशु जी told that we know each other for nearly 4 decades. सुधांशु जी के बारे में स्मृति जी ने, रजत जी ने जो कहा, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक का अनुभव सुधांशु जी के साथ है, क्योंकि आज सुधांशु जी के जानने वाले लोग यहाँ अधिक हैं, तो इसलिए सुधांशु का अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक अनुभव बताता हूँ। सुधांशु जी परखने के बिना वो मानते नहीं हैं, ये भी मेरा अनुभव है। कई बार वो, जैसे अभी कहा उन्होंने, घंटों में उनके साथ कई विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। जिन विषयों के बारे में वो चर्चा करते हैं उसका भी रजत जी ने उल्लेख किया है। दुनिया में कोई विषय अविषय नहीं है सुधांशु जी को, he speaks with authenticity and authority because he collects information, the latest information. तो इसलिए वो चलते फिरते टाइम बम तो है, लेकिन चलते फिरते इंफॉर्मेशन के एनसाइक्लोपीडिया भी है। सुधांशु जी परखे बिना कुछ स्वीकार नहीं करते। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। 1985 में मैं दिल्ली आया। मैं 2-3 साल के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते मेरा हेडक्वार्टर दिल्ली था। 84 के नवंबर में आया, तो यहाँ 85 में एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला था। उन्हीं दिनों में हमारे आरपी सिंह जी से भी मेरा परिचय हुआ, विजय जी से भी। विजय से पहले, विजय जी रजत जी विद्यार्थी परिषद में उससे पहले हमारे परिचित थे। तो राजघाट के मैदान पे उन दिनों में कार्यक्रम के लिए अनुमति मिलती थी, तो इसलिए उस अनुमति के लिए बड़ा अधिवेशन
लगभग 12-15 हज़ार विद्यार्थियों का इंटरनेशनल यूथ ईयर कॉन्फ्रेंस वाज टू बी कंडक्टेड and the AVP was the organizer and I was given the job of the convener of that conference. So I was new to Delhi. So I came and I was under the guidance of Rajkumar Bhatia ji moving around and trying to organize the conference. तो राजघाट के वो मैदान मिलना था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से। उन दिनों में राजीव गांधी जी के सरकार था, अब्दुल गफूर साहब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। तो परमिशन मिलने में था तो रामलीला मैदान में करो ऐसे सुधांशु जी ने कहा। मैंने कहा रामलीला में कर सकते लेकिन दसरा वगैरह के चल रहा है, उसके तुरंत बाद हम व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए हमारे बड़ा मैदान चाहिए, वहाँ जाएंगे। वो तो नहीं मिलेगा तुमको। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, और करके देखो, ऐसे इन्होंने मुझे कहा। तो मैं बता रहा, तो इधर उधर घूमता रहा। भगवान की कृपा से और सभी के शुभकामनाओं से और राजघाट के मैदान हमको अलॉट हो गया 4 दिन कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो मिल गया। तो मैं उस दिन शाम को किसी एक कार्यक्रम में वहाँ सुधांशु जी आने वाले थे, तो मैं भी उसका कागज़ के प्रति लेकर उस कार्यक्रम में गया। तो वहाँ जाते ही उन्होंने सुधांशु कहा क्या हुआ मैदान का? मैंने अंदर से कागज दिया, देखो। तो तब से वो मुझे मानते हैं, उससे पहले नहीं मानते। तो कुछ करके दिखाओ तब तो मैं मानूंगा, ऐसे सुधांशु जी का एक जीवन सूत्र है। तो इसलिए उनके सामने इधर उधर नहीं कर सकते। तो संघ के स्वयंसेवक हैं, लेकिन संघ के बारे में बाकी सब होने के बाद भी सेवा कार्य उन्होंने जो कहा संघ ने ये सब किया है। उनके प्रास्ताविक शब्दों में आपने जो सुना, संघ हैज डन समथिंग, संघ स्वयंसेवक सब अचीव्ड समथिंग। फिर उनके संघ के बारे में जो कन्विक्शन की बात आपने कही, तब हुई भावना से जुड़े थे, इमोशन सेंटिमेंट के कारण संघ से जुड़ना। लेकिन संघ के कार्य को देखकर अनुभव करते हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के कार्य को, पर्टिकुलरली द सेवा एक्टिविटीज, when he understood it, experienced it, saw with his own eyes, then the conviction grew. ये अच्छी बात है। स्वयंसेवक से यही है कि सत्य जो है उसको मानना चाहिए। समाज के अंदर संघ यही कहना चाहता है, जो सत्य है उसको मानो ना। आप इधर उधर के सुनकर संघ के बारे में क्यों आकलन करते हो? संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी यही कहते रहे हैं, आप संघ को नजदीक से आकर देखो, संघ के लोगों से तो बात तो करो। तो संघ के बारे में इधर उधर से सुनकर मत करो। लेकिन अच्छी बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बारे में आज देश दुनिया में चर्चा है। कई यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए लोगों ने संघ के संबंधित विषयों को लेकर आज रिसर्च वर्क पब्लिश कर रहे हैं। एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट मेनी इयर्स, नॉट इन रिसेंट इयर्स, नॉट आफ्टर 2014, much before that also. Sangha is today in letter and spirit a pan-Indian organization. हिंदुस्तान के हर कोने में संघ का काम है। लद्दाख के एक गांव में भी जब कुछ समय पहले एक वहां प्राकृतिक आपदा आई, एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी, संघ स्वयंसेवक क्रश्ड। उसके बाद 2 साल के बाद मैं लद्दाख के उस गांव में जब गया था, वहां के सरपंच मुझे मिले। मैं 2 साल के बाद गया था वहां, तो फिर भी वो सरपंच ने कहा संघ के स्वयंसेवक यहाँ है। वहां शाखा नहीं थी। लेह के शहर में भी 3-4 फीट की मिट्टी आ गई थी और गांव के सब खेत में मिट्टी, और 2 साल 3 साल वो फसल निकाल नहीं सकते थे। तो उन सारे चीजों में वहां के गांव में जहां हमारी संघ की शाखा नहीं थी, वहां लेह के और बाकी जगह के लद्दाख में हमारी काम उस समय तो बहुत ही कम था। मैं
10-12 साल पहले की जो घटना है वो बता रहा हूं। या मणिपुर के बॉर्डर में, या राजस्थान के आखिरी गांव में, या कन्याकुमारी में संघ के स्वयंसेवक कार्य करते हैं। और जहां स्वयंसेवक काम करते हैं, बाय एंड लार्ज इन ऑल दोज प्लेसेस किसी न किसी प्रकार के समाज के लिए कुछ सेवा कार्य चलता है। संघ ने सेवा कार्य को चैरिटी, फिलॉन्थ्रफी इन शब्दों में नहीं कहा है। सेवा और चैरिटी और फिलॉन्थ्रफी में एक फर्क है। संघ व्यूज दैट सेवा इज अपना कर्तव्य है, धर्म है। धर्म है वो रिलीजन के अर्थ से नहीं कह रहा हूं, एक मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। आप जिस धरती पर जन्मे हो वो समाज की सेवा करना यह हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए चैरिटी नहीं है, अनुकंपा से कर रहे हैं। फिलॉन्थ्रफी नहीं है, पुण्य कमाने के लिए केवल कर रहे हैं, नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं। त्याग और सेवा की बात स्मृति जी ने कही। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द नेशनल आइडियल, द ट्विन नेशनल आइडियल्स ऑफ हिंदुस्तान, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। त्याग और सेवा विवेकानंद जी के शब्दों में वह भारत के आदर्श है। हम अपने घर से सीखते हैं, अपने परिवार में इन बातों को सीखते हैं। संस्कार मिलना है ना, क्या मिलना है? संस्कार यही मिलते हैं, यही मिलने चाहिए। दूसरों के लिए मुझे मेरे जीवन के कुछ चीजों को त्याग करने चाहिए, कुछ सुख को मुझे त्यागना पड़ेगा। हम अपने घर में करते हैं, अपने परिवार में करते हैं, अपने गांव गली में, देश के लिए, मानवता के लिए अपने सुख को त्याग कर उससे संतुष्टि पाना, उसमें आनंद पाना, यह ईश्वरीय कार्य है जो सुधांशु जी ने कहा। नर सेवा ये नारायण सेवा है, माधव सेवा, मानव सेवा ये माधव सेवा है। तो संघ ने इसलिए इसको चैरिटी नहीं कहा, फिलॉन्थ्रफी नहीं कहा। दूसरा और सेवा यह केवल पुण्य कमाने के लिए, अरे भाई से देश ने क्या है, संघ तो हम गीत गाते ही है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखिए। संघ की गीत है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू कुछ तुझे कुछ और भी दूं। संघ के शाखाओं में इन गीतों को सिखाया जाता है। तो इसलिए यह देने का जो है यह संस्कार है, इससे आनंद पाना चाहिए, यह ईश्वर की पूजा है। और दूसरी बात यह है, संघ के सेवा कार्य यह समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए माध्यम है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग ए सोशल चेंज, ए ट्रांसफॉर्मेशन, ए चेंज इन आवर माइंडसेट, ए मच नीडेड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी। सेवा कार्य केवल कुछ लोगों के लिए भौतिक का चीजों की आपूर्ति करने के लिए नहीं है। नो डाउट इट हैज टू बी डन। जिनको रोटी मिलना है, कपड़ा मिलना है, जिनको अन्न नहीं है, जिनको जीवन के भौतिक जीवन के बेसिक नीड्स नहीं है, वो देना यह आवश्यक है, लेकिन अनुकंपा से नहीं, फिलॉन्थ्रफी के नाते नहीं है। सेवा एक समाज परिवर्तन के माध्यम कैसे बनता है? स्मृति जी अभी कह रही थी बहनों के, महिलाओं के बारे में। जब आप स्त्री के शक्ति के सबलीकरण करते हो, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन ऐसे आजकल के जो भाषा में बोल रहे हैं, सेवा कार्य से, जब स्वावलंबन से, महिलाओं के शिक्षा से, स्वास्थ्य के बारे में सोचकर उनके कुछ करने से, एक घर के अंदर, एक गांव के अंदर जब महिलाओं के सशक्तिकरण होता है, समाज का परिवर्तन होता है, यह सेवा कार्य से संभव है। दूर दराज के जनजाति क्षेत्र में, ट्राइबल एरियाज में संघ के स्वयंसेवकों ने
सैकड़ों हजारों प्रकार के सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, सर्विस प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन. It is not to see that they get only their daily bread, but it is to see that they should understand that they are the proud citizens of this ancient, important country. मैं इस समाज का नागरिक हूं. ऐसे करते करते हम ये कहना चाहते हैं, सेवा के लाभ को लेने वाले, सेवा लेते 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 वह सेवा करता बने, सेवा करने के उनके भी क्षमता बढ़े. वो हमेशा रिसीवर नहीं रहे, वो हमेशा दूसरों के सेवा के अपेक्षा करते हुए मुझे क्या मिलेगा, ऐसे उनको एक डिपेंडेंट बनाकर रखना, यह सेवा कार्य का उद्देश्य नहीं है. जो सेवा से लाभान्वित होता है, द बेनिफिशियरी शुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, शुड बिकम कॉन्फिडेंट सिटीजन. उनको लगना चाहिए कि मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूं. संघ इस दृष्टि से सेवा कार्य को हाथ में लिया है. इसलिए संघ के सेवा कार्य चैरिटी फिलॉन्थ्रफी नहीं है, समाज परिवर्तन का माध्यम है. जब मैं कहता हूं, यह संघ के विचार है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य चलाते हैं. पुस्तक तो कहता है संघ की सेवा. संघ ने कहीं भी अपने सेवा प्रोजेक्ट मोर देन 1,70,000 सेवा एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. कहीं भी संघ ने आरएसएस नाम नहीं रखा है, जिसके ऑब्जेक्शन सुधांशु जैसे लोग करते हैं. अरे भाई, आप प्रचार ही नहीं करते हो. मुंह बातें वही है, प्रचार करना क्यों है? संघ अपने विचार का प्रचार करता है. इस देश के बारे में, राष्ट्र की एकात्मता के बारे में, देश के बारे में जो समस्या है, प्रश्न है, संघ एक वैचारिक अभियान भी है. संघ is not only doing seva activity in the general sense that is understood as a service activity. संघ एक वैचारिक अभियान है. देश के चिंतन में, विचार में, दर्शन में परिवर्तन होना चाहिए. इस दृष्टि से संघ का कार्य है, उसका हम प्रचार करते हैं. लेकिन सेवा कार्य का करने के प्रचार क्यों नहीं करते? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. संघ सेवा कार्य जो करता है वो रजिस्टर्ड बॉडी से नहीं करते. जो नेचुरल कैलामिटी होती है, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एक्सीडेंट्स एंड मेनी सच थिंग्स, देन द स्वयंसेवक्स रश टू द प्लेस एंड दे रेंडर सर्विस. वो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से करने के एनजीओ काम नहीं है, सरकार से अनुदान लेकर करने के काम नहीं है, सीएसआर के आधार पर करने की काम नहीं है. समाज के लिए प्रेम करने वाले व्यक्ति त्याग करते हुए सेवा करना, यह प्रत्येक नागरिक का धर्म है, कर्तव्य है. इस भावना से स्वयंसेवक दौड़ता है. तो इसलिए इसके प्रचार हो जाता है, मीडिया में आता है, नहीं भी आता है, हमको कोई चिंता नहीं है. लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं, दे आर ऑल लोकल ऑर्गेनाइजेशंस. एक शहर के, एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट के, वहां के कुछ लोग संघ के स्वयंसेवकों के इनिशिएटिव से दे फॉर्म बॉडीज, रजिस्टर इट, एंड देयर आर सम पीपल हु आर ऑफ दिस माइंड फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. संघ के स्वयंसेवक करने वाले कितने भी सेवा के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स के जो संस्थाएं हैं उसमें केवल स्वयंसेवक है, 100% ऐसे नहीं है. समाज में ऐसे सोचने वाले, ऐसे व्यक्तियों को जोड़कर, भले ही वो संघ की शाखा में नहीं आता होगा, भले ही वो संघ के स्वयंसेवक अपने को आइडेंटिफाई नहीं करता होगा, डजंट मैटर. संघ के स्वयंसेवकों ने एक पहल किया, देखो भाई हम ये काम कर रहे हैं, आप भी समाज में अच्छा काम करते हो, आपके इससे हाथ जोड़ दो. कमेटी में वो भी रहते हैं. लेकिन संघ के कार्य है, ये समाज कहता है, ये संघ का स्कूल है, ये संघ का प्रोजेक्ट है, ये संघ का ब्लड बैंक है, ये संघ के ये है, क्योंकि स्वयंसेवक वहां काम करते हैं.
वहां के आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से, वहां के पारदर्शिता से, वहां के सेवा भाव से, people identify that this is the work of RSS because people have understood what RSS is. Some people have not understood or some people do not want to understand. That is a different thing. इसलिए मैं सुधांशु जी कह रहा था, अज्ञान से संघ को नहीं जानते हैं, जानकारी के अभाव में, वेलकम, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उद्देश्य पूर्वक डेलिबरेटली संघ के बारे में विकृत करके होते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे मैंने कहा, सुधांशु जी ने वो पाप है ऐसे कहा। मैं तो सिन नहीं कहूंगा, संघ में हम किसी को सिनर कहते नहीं हैं, सिनर कहने के काम और किसी को छोड़ दिया है हमने। तो मित्रों, इसलिए संघ के जो स्वयं सेवक करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, लोकल बॉडीज हैं, यानी कोई संस्था है, रजिस्टर्ड है। इन सबके एक फेडरेशन, एक अपेक्स बॉडी जैसे राष्ट्रीय सेवा भारती है, उसमें भी सभी लोग संघ के स्वयं सेवक नहीं हैं। उसके जनरल सेक्रेटरी यहां बैठे हैं ऋषि जी। तो इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं क्योंकि इन बातों के बारे में समाज के लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इसलिए संघ के कार्य के हार्ट एंड सोल ऐसे एक चैप्टर में श्री सुधांशु जी ने इस स्वयंसेवकों के इस आयाम के बारे में, सेवा के माध्यम से राष्ट्र के पुनर्निर्माण करना, बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जो इस संघ के एक सूत्र है, एक आग्रह है, एक जीवन शैली है। सेवा इज नॉट चैरिटी और फिलॉन्थ्रफी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सेवा इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। सेवा इज अवर धर्म है, ड्यूटी। तो इसलिए इस वे ऑफ लाइफ को बिल्ड करना है। संघ के स्वयंसेवक का जब संस्कार की बात कहते हैं, यही हम कहना चाहते हैं। समाज के लोगों को आप किस प्रकार से सेवा कर सकते हो। अभी एक अद्भुत कुंभ का कार्यक्रम हुआ प्रयाग में, अभी 4 मार्च महाशिवरात्रि तक है। इस कुंभ में सामान्यतः एक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन के जो अद्भुत आयोजन होता है, सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत में चलता है, वो केवल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम नहीं है। भारत के सोल को, भारत की आत्मा को प्रकट करने वाले एक अद्भुत पर्व है। संघ के स्वयंसेवकों ने सोचा, लाखों करोड़ों लोग यहां आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, दूर दूर जो लोग 8, 10, 15, 20 साल से अपने गांव से बाहर नहीं गए, वो भी लोग इतने दूर संगम में डुबकी लेने के लिए वो आते हैं। हम क्यों नहीं इनके लिए एक सेवा कार्य ना सोचे। इस बार नेत्र कुंभ का एक आयोजन किया। कुंभ के परिसर में जनवरी 14 तारीख को जो प्रारंभ हुआ, वह अभी शिवरात्रि के साथ, कुंभ के साथ ही वो संपन्न होगा। इस नेत्र कुंभ में मैं आंकड़े में थोड़ा ये करता हूं तो कृष्ण गोपाल जी मुझे करेक्ट करेंगे, तो 1,30,000 45,000 1,45,000 लोगों के लिए नेत्र परीक्षण करके उनके चश्मा देने का कार्य किया। 20 नेत्र वैद्य, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट देवर देयर, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, अन्य जो से सेवा करने के लिए आए। Hundreds of volunteers worked there.
कई लोगों के लिए आई सर्जरी करनी थी, सामान्य लोग हैं, इस काम के लिए कभी वो डॉक्टर के पास जाकर अपने आंख नहीं दिखा सकते, तो इसलिए उनके लिए वो भी व्यवस्था की। सर्जरी जिनको आवश्यकता थी उसके लिए व्यवस्था करके नियर बाय हॉस्पिटल से बात करके वो भी करवाए। मुझे लगता है एक विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 month और 1.5 months प्रतिदिन लगभग 4,500 से 5,000 लोगों के लिए करना, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेत्र कुंभ इस प्रकार के एक अद्भुत कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने योजना बनाई, समाज के लोगों को कहा, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, वॉलंटियर्स, बहुत सारे लोग आए, सब संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं, लेकिन ये काम के लिए आए लोग। इस बार के कुंभ में लोगों को एक संस्कृति के, धार्मिक के अंतर्दृष्टि भी मिली और लोगों के लिए चर्म चक्षु के दृष्टि की जो आवश्यकता थी वो भी मिली। तो जब अवसर है, सेवा के अवसर को ढूंढकर सेवा करनी चाहिए। अवसर अपने दहलीज पर आते हैं तो हम सोए रहे, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, सेवा करने के लिए तो दौड़ते हैं, लेकिन कुंभ के अवसर पर भी करना चाहिए। सामान्य जीवन में भी सेवा कार्य नित्य करना चाहिए। संघ के शाखा में हम कहते हैं उपक्रमशील शाखा क्या काम है। संघ के प्रतिदिन जाने वाले आप लोग जो देखते हैं, 15-20 लोग संघ के शाखा मैदान में करते हैं, उस शाखा से जुड़े हुए और 50 लोग होंगे, डेली नहीं आते होंगे, लेकिन उनके द्वारा उस शाखा के एरिया में, उसके कॉलोनी में, उस बस्ती में, उस वार्ड में, उस गांव में, उस टोले में आप क्या कर सकते हो भाई? ट्यूशन पढ़ा सकते हो, वहां के मजदूर कॉलोनी में, स्लम में, हम स्लम को हम स्लम नहीं कहते हैं, संघ में स्लम को सेवा बस्ती कहते हैं, हम स्लम नहीं कहते। जहां सेवा की आवश्यकता है ऐसे बस्ती सेवा बस्ती है, तो संघ के शाखा के लोग वहां जाकर करते हैं। उसमें कोई एनजीओ का काम नहीं है, रजिस्टर्ड काम नहीं है, 80G इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेकर नहीं कर रहे हैं, CSR से नहीं कर रहे हैं, पब्लिसिटी नहीं करते हैं। ये जो 1,74,000 मैंने बताया, उसमें इसकी गिनती भी नहीं है। हम उसको सेवा कार्य के गिनती में नंबर भी, हर शाखा के द्वारा होने वाले यह अनौपचारिक सेवा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी गिनती लगाकर समाज को नहीं बताया हमने। क्यों? क्योंकि संघ के 1 घंटे की शाखा जो फिजिकल एक्सरसाइज बाकी चीजें होती है, उसके साथ the individual part of the Sangha Shaka work is to render seva for the community around us. उस गांव में, उस बस्ती में। तो संघ के इस प्रकार के सेवा कार्य के संदर्भ में एक पुस्तक के रूप में कहने का प्रयास जो सुधांशु जी ने किए, वह सर्वथा सराहनीय है, ऐसे मैं कहूंगा। संघ के प्रचार तो नहीं चाहिए, उन्होंने भी लिखा है, और एक स्वयंसेवक हैं, गुरुदक्षिणा दे रहे हैं तो ठीक है पुस्तक के माध्यम से, तो इसलिए समाज इसका अभिनंदन करना चाहिए। प्रकाशक नरेंद्र कुमार जी ने भी इस कार्य को समर्थन देते हुए हर आनंद प्रकाशन से इस पुस्तक के अपने प्रकाशित करवाया, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये वैसे नरेंद्र जी कहने के लिए स्वयंसेवक नहीं है, लेकिन वो स्वयंसेवक बनने के रास्ते पर आ गए हैं। तो अभी हमारे बाबा साहेब आप्टे जी करके संघ के एक अखिल भारतीय पदाधिकारी थे, संघ के सर्वप्रथम प्रचारक ऐसे उनके मान्यता है संघ में। वो कहते देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। ऐसे संघ के स्वयंसेवकों के कार्यक्रम में वो बोलते थे, क्या है? 1 टुडे स्वयंसेवक एंड द सेकंड इज टुमारो स्वयंसेवक। तो संघ के
सेवा दृष्टि के बारे में मैं कह रहा था, संघ किसी को विरोधी नहीं मानता। मैं एक संघ की सेवा के रचनात्मक दृष्टि कैसे निर्माण होनी चाहिए, सर्वेशाम अविरोधेन। संघ किसी को अपने दुश्मन नहीं मानता, हम किसी को शत्रु नहीं मानते। हाँ, लेकिन देश के शत्रु जो है, अंदर हो बाहर हो, वो है शत्रु। संघ के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मूवमेंट, वी डोंट कंसिडर एनीबडी एज अवर एनिमी। यह हमारे एक रचनात्मक दृष्टि संघ में इसको विकसित इसलिए किए। समाज को आप जब उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हो, सारे विश्व एक परिवार है, आपके दुश्मन कैसे होते हैं कोई? पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन होने चाहिए। इसलिए सेवा के कार्य में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सुधांशु जी ने अपने सेवा के संदर्भ के जो चैप्टर है उसमें उन्होंने लिखा है, नो डिस्क्रिमिनेशन। संघ हिंदुत्व के आधार पर कार्य करता है। भारत यह हिंदू राष्ट्र है, यह संघ के विचार है, अधिष्ठान है। वो क्यों है, विज्ञान भवन के 3 दिन के भाषण में और प्रश्नोत्तर में संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी ने विस्तार से कहा है। लेकिन संघ ने इस दृष्टि से, ये इस पंथ के हैं, इस धर्म के, इस मजहब के हैं, हमने सेवा कार्य में कभी ऐसे नहीं सोचा। हरियाणा के चरखी दादरी में वर्षों पूर्व 2 हवाई जहाज टकरा गए। उस क्रैश में कई लोग मरे और घायल हो गए, गिरे। संघ के स्वयंसेवक तुरंत वहां दौड़े। मैं केवल जानकारी के लिए कह रहा हूं। तो वहां सब प्रकार के बाकी सरकारी व्यवस्था आने से पहले संघ के स्वयंसेवक तुरंत वहां पहुंचे। लोग बच्चे तो कम ही थे, लगभग कई लोग की मृत्यु हो गई थी। जो बच्चे थे उनको तुरंत जो व्यवस्था करना उसके, और उनके सामान वगैरह बाकी सब चीज व्यवस्था करने के कार्य किया। 80% ऑफ द पैसेंजर्स बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम। उसमें एक अरब ये था, एरोप्लेन था। उसके बाद सब पता चला तो 3 महीने के बाद हमारे चरखी दादरी के माननीय संघ चालक जो वहां स्थानीय हैं, उनके पास यहाँ के एम्बेसी से एक पत्र आया, यूएई के एम्बेसी से, उनके सरकार के, आपने हमारे लोगों के लिए इतनी सेवा की है और इतने अपने व्यवस्था की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमको मालूम ही नहीं था ऐसे कोई होगा, लेकिन उनके बड़प्पन है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक को भी एक पत्र भेजा, और संघ के स्वयंसेवकों ने भी कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया वो कौन है। हमारे ब्लड बैंक चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्या भारती के हजारों विद्यालय चलते हैं, उन सब में हिंदुस्तान के हर नागरिक, हर परिवार के कोई भी सब आते हैं। किसी भी धर्म के, पंथ के, संप्रदाय के, भाषा के। सेवा के कार्य से राष्ट्रीय एकात्मता को अनुभूति करवाना संघ के जो वैचारिक अभियान है, उस अभियान के अनुरूप संघ के सेवा कार्य को विकसित करने का कार्य संघ ने किया है। इसलिए देश की एकात्मता, सामाजिक समरसता, सोशल चेंज, अपलिफ्टिंग द डाउन ट्रॉडन, इन सारे चीजों को संघ ने एक सेवा के माध्यम से कैसे हम कर सकते हैं। तो इसलिए वैचारिक अधिष्ठान केवल सेमिनार में, संगोष्ठी में, पुस्तक में कहने वाले शुष्क विचार नहीं हो सकते, वो वे ऑफ लाइफ हो सकता है। फॉर दैट द सेवा वर्क इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज व्हाट संघ हैज प्रूव्ड। तो इसलिए संघ के इस कार्य के संदर्भ में कई लोगों ने व्यक्त किया है। कोका सुब्राव करके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने एक बार कहा था,
आरएसएस स्टैंड्स फॉर रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, ये उनका कथन है। तो संघ के बारे में बहुत सारे विषयों के बारे में भी इस पुस्तक में सुधांशु जी ने कवर किया है। उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आरएसएस के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में संघ ने क्या किया, एक चैप्टर है, उसके बारे में पूरा एक पुस्तक भी आ सकती है, आ भी रही है कुछ ही दिनों में, क्योंकि कई लोग कहते हैं संघ के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रोल क्या था। 1925 में संघ प्रारंभ हुआ, छोटा संगठन था। उससे पहले और उसके बाद 2 बार संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार, he was imprisoned for participating in the freedom movement, freedom struggle, 1921 में, बाद में 1931 में। और जिस दिन लाहौर के रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रस्ताव के द्वारा घोषित किए, डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर शाखा को एक सर्कुलर भेजे, उन दिनों में जितनी शाखाएं थे उनको, आप इसको शाखा में मनाओ। पूर्ण स्वराज्य की बात कांग्रेस ने घोषित की है। डॉक्टर हेडगेवार बहुत आनंदित हो गए, कारण है इसका, 1920 में संघ के स्थापना के 5 वर्ष पूर्व नागपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में एक जिम्मेवारी थी ऑर्गेनाइजिंग करने के उस कॉन्फ्रेंस के। डॉक्टर हेडगेवार वाज चीफ ऑफ द वॉलंटियर फोर्स इन 1920 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अधिवेशन के। उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था। उस रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन कमेटी ने स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात है। उसमें उन्होंने कहा था दुनिया के सभी देशों को पूंजीवाद के मुट्ठी से मुक्त करवाना चाहिए, और दूसरा था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा होनी चाहिए। इस अधिवेशन में, कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में, 5 years before the RSS was founded by Dr. Hedgewar. His age was 30 years of age at that time. बाद में जिस दिन कई वर्षों के बाद रावी नदी के तट पर लाहौर में जब कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई, स्वाभाविक रूप से डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के हर शाखा में इसको मनाने के लिए कहा। देश में 2 प्रकार के आंदोलन चलते थे मुख्य रूप से, एक सत्याग्रह से पब्लिक एक्टिविटी, दूसरा एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। नागपुर में बैठकर डॉक्टर हेडगेवार एंड संघ के स्वयंसेवकों ने भारत के बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के जो चाहिए उसके व्यवस्था भी करते थे। अब स्वयं डॉक्टर हेडगेवार वाज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस ऑफ द विदर्भ प्रांत। तो इसलिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में एक छोटा सा चैप्टर इसमें है। संघ के और ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में भी सुधांशु जी ने इसमें जोड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से इसके जो कोर है वो संघ के सेवा कार्य के। लेकिन संघ को परिचय करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, ऐसे शायद सुधांशु जी ने सोचा होगा, इसलिए अन्य बातों को भी चैप्टर्स में उन्होंने लिखा है। तो संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ is not only being discussed, it is researched. It is not only being researched, there are a lot of books coming out. पिछले दिनों में RSS व्यू ऑफ इनसाइड, ऐसे वॉल्टर एंडरसन जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कई वर्ष पूर्व उन्होंने 30-35 साल पूर्व एक छोटी सी पुस्तक उनके नाम से प्रकाशित हुई थी संघ के बारे में। In last 35-40 years, there have been lot of changes in India and outside, and also in the RSS movement, and identifying those things. He has authored another book. मैं उस पुस्तक के हर चीज के बारे में मैं
कहता वो दैट इज हिज व्यू। हाउएवर आरएसएस आज एक डिस्कशन के, इसको समझने के, ऐसी एक चीज है, ऐसी एक संस्था है, ऐसे एक संगठन है, ऐसे एक अभियान है, यह लोग इंक्रीजिंगली दे आर रिकॉग्नाइजिंग इट। संघ के कंट्रीब्यूशन देश की एकता एकात्मता में है। सर्वसामान्य व्यक्ति देश के लिए कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए कैसे कर सकता है, इसमें संघ का कंट्रीब्यूशन है। संघ के कंट्रीब्यूशन इस देश में किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर हम देश की संतान हैं ऐसे कहने वाले लोगों को देश के हर गांव में, हर टोले में, हर ट्राइबल एरिया में, हर शहर में, हर कॉलोनी में खड़ा करने का कार्य संघ ने किया है। तो ये सब करने के बाद भी संघ में बड़े उद्योगपति, बड़े स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट से लेकर व्यापारी, किसान से लेकर रिक्शा चलाने वाले, हेडलोड वर्कर, ट्राइबल एरिया में रहने वाले अनपढ़ व्यक्ति संघ के स्वयंसेवक बनकर, कार्यकर्ता बनकर बाकी लोगों के साथ समान रूप से कार्य करने के एक ऐसे समाज को संघ निर्माण करने के लिए एक प्रोटोटाइप संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं, इतना ही है। जैसे इस पुस्तक के द्वारा संघ को समझने के लिए कुछ लोग प्रयास जरूर करें और संघ के व्यक्ति को देखें, संघ के व्यक्ति से बात करें और संघ के कार्य को प्रत्यक्ष आकर देखें, इसकी आवश्यकता है। फिर से एक बार आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए और श्री नरेंद्र कुमार जी और विशेष रूप से सुधांशु जी को मैं अभिनंदन भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। इतने कहकर मेरे कथन को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।